चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है म्यूचुअल इंडक्शन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी फिनोमिना की वजह से यहाँ मस्त पंखे और लाइट में बैठे हुए हो। ये चीज़ नहीं होती तो बड़ा मुश्किल होता था। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है, इसमें होता क्या है कि दो कॉइल मेरी आसपास रखी होती हैं और एक कॉइल में क्या होता है, करंट चेंज होता है, तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है। और वो जो चेंजिंग फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल से पास होता है, और जो दूसरी कॉइल से पास होता है तो चेंजिंग फ्लक्स है ना, तो वो करंट इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल या फिर अनदर कॉइल। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए एक सर्किट बनाते हैं। चलो, तो क्या किया जाए कि एक बैटरी लगाओ, एक स्विच लगाओ और फिर रियोस्टेट लगाओ। ठीक है, ठीक है। और ये दूसरी कॉइल जो यहाँ पे रखी हुई है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो कॉइल है, एक को मान लो P और एक को मान लो S। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये हमारा स्विच K है, ये हमारा बैटरी है ऊपर, बैटरी B, और ये हमारा रियोस्टेट है RH। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तब क्या करते हैं, दो कॉइल है हमारे पास जिनको हमने पास पास रख दिया एक दूसरे के, और कॉइल P में हमने क्या किया है, एक बैटरी लगा दिया और रियोस्टेट लगा दिया, साथ में एक टैपिंग की लगा दी, और S में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो जब करंट कॉइल P में करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें फ्लक्स आएगा, और वो जो पॉइंट में कॉइल P में फ्लक्स आएगा वो कॉइल S से भी पास होगा, और जब कॉइल S से पास होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे कॉइल P को हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे और S को सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, क्योंकि सेकेंडरी इसलिए कि वो बाद में उसमें आ रहा है ना ईएमएफ, और प्राइमरी इसलिए क्योंकि उसमें पहले आ रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसका कोफिशिएंट जैसे वहाँ था वैसे ही है, तो इसका m से हम लोग नहीं, m से नहीं, देखो यहाँ पे भी जो फ्लक्स है ये प्रोपोर्शनल होगा करंट के, तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हम लोग m यूज़ करते हैं, और m जो है यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर कोई भी चेंज किंग करंट सेटअप हो रही है प्राइमरी करंट में अगर कोई चेंजिंग करंट फ्लो हो रही है तो सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो किसके इक्वल होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी के, और माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई के, मतलब माइनस एम डी आई बाई डी टी के। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अच्छा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, यहाँ से बोल सकते हो कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 होगा प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। मतलब डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, तो ई की वैल्यू -1 होगी, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ई इज इक्वल टू -m। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इन ये म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल में बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन अ कॉइल व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंजेस एट यूनिट रेट। यही बात हमने बोली। इसका भी जो यूनिट है वो सेम है सेल्फ इंडक्टेंस के। क्यों? क्योंकि देखो ना, m क्या होगा, E अपॉन डी आई बाई डी टी, और L भी था वही, तो उसका यूनिट अगर हेनरी है तो इसका भी यूनिट हेनरी होगा। तो 1 हेनरी को अगर कैसे डिफाइन करोगे,
तो द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज सेट अप इन द कॉइल व्हेन करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंजेस एट रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये भी सेम है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। चलो तो अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे दो बड़े बड़े सोलेनॉइड्स का, ठीक है। तो हेडिंग डालो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, ठीक। तो क्या करते हैं, दो ठो सोलेनॉइड लेते हैं और मिक्स कर देते हैं। मतलब ऐसा है ना कि सोलेनॉइड के एकदम चिपका वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा गैप है, उन गैप्स में हमने एक और सोलेनॉइड ऐसे वाइंड करके डाल दिया है, समझ रहे हो। दो स्प्रिंग को बीच में ऐसे मिक्स किया हो कभी, तो वैसा ही वाला फीलिंग दे रहा है ये। तो एक सोलेनॉइड ये है और एक सोलेनॉइड ये है। तो एक काला सोलेनॉइड है और एक नीला सोलेनॉइड है। तो काले सोलेनॉइड में उसको हम लोग S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें करंट जा रही है I1, करंट जा रही है। और नीले सोलेनॉइड को हम लोग S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें करंट जा रही है I2, ठीक है ना। ओके, और जो लेंथ है वो L है, लेंथ जो है वो L है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक। अब जो काला सोलेनॉइड है इसका रेडियस R1 है और जो नीला सोलेनॉइड है उसका रेडियस R2 है, ठीक है। तो ऐसा है ना कि मेरा जो डायग्राम है थोड़ा अच्छा नहीं बना हुआ है, बाकी जो नीला सोलेनॉइड है ना वो बड़े साइज का है और काला जो है वो छोटे साइज का है, ठीक है। ऐसा एज्यूम कर लेना। तो लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड इज L, रेडियाई इज R1 एंड R2, एरिया इज पाई R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स, एक में N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और एक में N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। आई थिंक यहाँ तक तो कोई तकलीफ वैसे भी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम टाइम वेरी करंट I2 पास कराएंगे S2 में, S2 सोलेनॉइड में, नीले वाले सोलेनॉइड में I2 करंट हम पास कराएंगे जो टाइम वेरिंग करंट है, मतलब कैसे है, साइनोसॉइडल टाइप की है, ठीक। तो उससे क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा S2 की में I2 की वजह से, जिसको हम लोग B2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो B2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स N2 करंट I2, है ना। ये किस में सेटअप हुआ है, इन सोलेनॉइड S2 ड्यू टू करंट I2। अच्छा, हम सिंगल टर्न की बात कर रहे हैं इसलिए हम स्मॉल n लेंगे, ठीक है। स्मॉल n2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंड सोलेनॉइड, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। N2 एक्चुअल में क्या है, N2 यहाँ लिख लो यार, बाद में मत बोलना नहीं बताया। तो N2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 बाई L, ठीक। अब जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये जो S2 में जो फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड आया उस वो किससे पास हो रहा होगा, S1 से। तो S1 में फ्लक्स जब सेटअप फ्लक्स आ रहा होगा ना, तो जो फ्लक्स आ रहा होगा उसको मैं बोलूँगा अगर कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनॉइड S1, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हुआ होगा इनर सोलेनॉइड S1 से, उसको अगर मैं φ1 बोलूँ तो कितना होगा, फील्ड इंटू एरिया, फील्ड इंटू एरिया। फील्ड है B2, एरिया है A1 और नंबर ऑफ टर्न्स भी ले लो N1। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो B2 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो और ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 N1 I2 A, ठीक लिखा हूँ क्या, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा कॉइल 1 का विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या है,
M12 जो कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई I2। 5 इज इक्वल टू Mi होता है ना, तो M इज इक्वल टू 5/I होगा। तो अब 5 की वैल्यू ऊपर पुट कर दो और I डिवाइड कर दो I2 से, तो म्यू नॉट N2 N1 A1 I2 डिवाइडेड बाई I2 खत्म। तो M12 कितना आया, म्यू नॉट N2 N1 A1। अच्छा, और I2 है, I2 कट गया, ठीक है। अब ये जो N1 N2 है, स्मॉल N2, उसको कैपिटल N2 बाई L लिख सकते हैं ना, तो म्यू नॉट N1 N2 A1 डिवाइडेड बाई L। ये किसका वैल्यू हो गया, M12 का, म्यू नॉट N1 N2 A1 बाई L। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये जो H2 है उसमें I1 की वजह से जो EMF इंड्यूस होगा उसकी बात करते हैं। तो वो जो I1 करंट फ्लो हो रहा है S1 में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1, और वो कितनी होगी, म्यू नॉट N1 I1, म्यू नॉट N1 I1। और यहाँ भी N1 की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N1 बाई L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड S1। तो अब इसमें जो S1 की वजह से जो फील्ड आई वो टोटल कितना लिंक करेगी S2 से, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ आउटर सोलेनॉइड S2 कितना होगा, phi2, कितना होगा, phi2, जो किसके इक्वल होगा, B1 A2 N2, है ना, phi2 B1 A2 N2। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब B1 ऊपर से निकाले हो ना, इसमें पुट कर दो, म्यू नॉट N1 I1 A2 N2, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ से ठीक है ना, phi2 निकल आया, तो phi2 निकल गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो होगा वो कितना होगा, phi2 बाई I1। तो phi2 कितना है, म्यू नॉट N1 I1 A2 N2 डिवाइडेड बाई I1 कटेगा, हमको क्या मिलेगा, म्यू नॉट N1 N2 A2, और N1 को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N1 बाई L। ओ तेरी यार, ये दोनों तो सेम जैसा लग रहा है। तो ऐसा है कि अभी ये M12 और M21 जो है हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें A1 है, इसमें A2 है, और यहीं पे झोल है। झोल ये है, देखो ध्यान से थोड़ा, कि कॉमन एरिया कितना होगा, तो कॉमन एरिया जिसका रेडियस छोटा होगा उसी का होगा। और यहाँ पे हमने मान रखा है कि काला वाला सोलेनॉइड हमारा छोटे रेडियस का है, तो जो कॉमन एरिया A हमको चाहिए होगा वो पाई R1 स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना। और यही एरिया होगा दोनों में कॉमन, क्योंकि छोटे वाला सोलेनॉइड बाहर बड़े वाले सोलेनॉइड के एरिया को कॉपी तो कर नहीं पाएगा, कहाँ से करेगा, तो इसीलिए हम लोग A ले रहे हैं। तो यही एरिया ना दोनों में यूज़ होगा, इसमें भी और इसमें भी। क्यों दोनों में यूज़ होगा, क्योंकि हमको तो कॉमन फ्लक्स देखना है ना भाई, तो इसलिए यहाँ पे A1 ना यूज़ करके हम लोग A यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग A2 की जगह पे A यूज़ करेंगे। A क्या है हमारा, कॉमन एरिया। तो यहाँ से हमको दिख रहा है अब कि M12 जो है वो M21 के इक्वल है। तो यही से लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कॉइल प्राइमरी की तरह काम कर सकती है और कोई भी कॉइल सेकेंडरी की तरह काम कर सकती है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 देखें या 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखें, हमको सेम दिखाई देगा। समझ में आई बात। और इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेसिटी थ्योरम। अब ये जो m की वैल्यू है म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, m की वैल्यू जो है म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L, इसको देख के हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो ये बताएगा हमको कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला ये N1 N2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
दूसरा ये कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अलावा ये एल पे भी डिपेंड कर रहा है। एल क्या है? तो एल यहाँ पे क्या है? जो रिलेटिव डिस्टेंस है दोनों सोलेनॉइड्स का, ठीक है। तो ये एल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा पता है ये एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये इसके रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं दो कॉइल्स को एक ही कोर पे वाउंड करूँ, एक का तार ऊपर निकाल दूँ एक का नीचे, तो वहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। लेकिन अगर मेरी दोनों कॉइल्स ऐसे ना होके ऐसे रखी होती तो इस केस पे भी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो कम पास होता, ठीक है। तो इस केस में मिनिमम हमको मिलता और ऊपर वाले टाइप के केस में हमको मैक्सिमम मिलता है। इसके अलावा म्यू नॉट क्या है? जो कोर होगा दोनों सोलेनॉइड्स के बीच में, ये उसका परमिएबिलिटी होगा, तो ये कोर के परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें देखो कि दो कॉइल्स हैं और ये दोनों कॉइल्स कपल्ड हैं, तो यहीं से हम लोग ना एक और चीज़ डिफाइन करते हैं जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो नेक्स्ट जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमको बताता है कि किस तरीके से दोनों कॉइल्स कपल्ड हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि L1 और L2 दोनों कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस है और M उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K जो है ना वो होता है M/√L1 L2। अब K की वैल्यू जनरली ना 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। ठीक है। अब K की वैल्यू जब 1 होती है ना तो पूरा का पूरा फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी से लिंक करता है, तो वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होता है। और K की वैल्यू जब 0 होती है ना तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 0 होता है, क्योंकि उन दोनों कॉइल्स के बीच में कोई भी कपलिंग नहीं होती है। तो ये जो ऊपर वाला केस है इसमें K की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो सेकेंडरी से लिंक करेगा। लेकिन यहाँ पे मिनिमम होगी, यहाँ पे भी 0 नहीं होगी। अगर थोड़े ओरिएंटेशन को और दूर कर दिया जाए तो यहाँ पे कपलिंग 0 भी हो सकती है, ठीक। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया।